Hi students, in this tutorial we are going to learn jute textile industries. आपने जूट के बैग देखे होंगे, जूट की रस्सियाँ देखी होंगी, थैले देखे होंगे, येलो ब्राउनिश कलर में होते हैं और ये नेचुरल फाइबर है और इसके कलर और यूटिलिटी को देखते हुए इट इज़ ए सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम आल्सो, तो इसलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। देखिए प्रोडक्शन के मामले में अगर हम रॉ जूट की बात करें और जूट से बने चीज़ों की हम बात करें, गुड्स की बात करें, तो प्रोडक्शन में तो नंबर 1 है और जूट की बनी चीज़ों की बात करें तो सेकंड प्लेस में आता है बांग्लादेश के बाद। हालांकि जब बंटवारा नहीं हुआ था तो बांग्लादेश में जूट का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता ही है और इंडिया की तरफ इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन चलता था। लेकिन उसके बाद फिर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ थे ज़्यादा तो बांग्लादेश के पास चले गए, जिसकी वजह से वो लीड करता है अभी भी। और फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश की एंड दे मेक जूट गुड्स एंड एक्सपोर्ट देम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादातर मिल्स वेस्ट बंगाल में ही क्यों लोकेटेड हैं जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वो भी हुगली रिवर के आसपास। एक नैरो बेल्ट है। हमारी नोट सीरीज़ को आप ज़रूर देखा करिए। अगर आपको कोई भी गोल है अच्छा खासा मार्क का 100% का लगभग, तो उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन अलग से दिया गया है। देयर आर फिगर्स आल्सो एसोसिएटेड विद देम दैट मेक यू इजीली अंडरस्टैंड कि हुगली रिवर कहाँ पे है। तो विद मैप्स, नोट्स, एक्सप्लेनेशंस, अ कंप्लीट पैकेज आपको हमारी नोट सीरीज़ में मिलता है। ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन सीरीज़ है, नोट सीरीज़ अलग से आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए तो वहाँ पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट जूट मिल कोलकाता में इस्टेब्लिश की गई थी 1855 में रिश्रा में, और आज़ादी के बाद 1947 में जो मिल्स थी वो इंडिया की तरफ रह गई, जो हमने आपको शुरू में बताया था अभी। और जो 3/4 यानी 75% जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो बांग्लादेश के पास चला गया था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त कहा जाता था। लेकिन फिर भी इंडिया अभी भी जूट का अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है, लेकिन लीडिंग एक्सपोर्टर बांग्लादेश है। फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है कि हुगली बेसिन में ये जो इंडस्ट्रीज़ का जो क्लस्टर पाया जाता है, उसका कारण यह है कि प्रॉक्सिमिटी है जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के नज़दीक, क्योंकि वहाँ जूट का प्रोडक्शन होता है तो मिल्स जो वहाँ लगी हुई हैं इसी वजह से। और वहाँ पे वाटर सप्लाई भी अच्छी खासी है ना, क्योंकि हुगली रिवर भी है, और ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है क्योंकि वहाँ पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, और रेलवेज़ का भी अच्छा खासा नेटवर्क है, रोडवेज़ का अच्छा खासा नेटवर्क है, वाटरवेज़ का अच्छा खासा नेटवर्क है। क्योंकि ये जो नेटवर्क है ना ट्रांसपोर्ट का, ये मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स को मिल तक ले जाने में मदद करता है। और जो वाटर की सप्लाई है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, अबंडेंट पर्याप्त वाटर की सप्लाई है, इससे रॉ मटेरियल जो भी है जूट का उसे प्रोसेस करने में मदद मिलती है। क्योंकि देखिए जूट को प्रोसेस करना पड़ता है आप उसके रेशे निकालने के लिए, और इसके अलावा जो लेबर है वो भी चीप अवेलेबल हो जाता है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक डेंस पॉपुलेशन स्टेट है जैसे केरला। और अगर कुछ कमी पड़ती है तो एडजॉइनिंग बिहार है बगल में, उड़ीसा से और उत्तर प्रदेश से लेबर मिल जाते हैं। और कोलकाता आप जानते हैं एक मेट्रो सिटी है, लार्ज अर्बन सेंटर है, जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जिससे कि जूट गुड्स को प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करने में मदद मिलती है। तो जब रीजंस पूछे जाएँ तो आप ये रीजंस गिना सकते हैं फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल अलॉन्ग द हुगली रिवर। लेकिन चैलेंजेस भी हैं जो ये इंडस्ट्री फेस कर रही है, जिसमें से इसे स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट से। बगल में हमारा बांग्लादेश तो है ही है, और सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि उन्हें हम सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। और बांग्लादेश तो हमारा कंपटीटर है, ये ब्राज़ील है, फिलीपींस है, इजिप्ट है, थाईलैंड है, यहाँ भी प्रोडक्शन होता है ना। तो इंटरनेशनल कंपटीशन भी है और इंडिया में सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ हो रहा है ज़्यादा। लेकिन फिर भी जो बुक में लिखा है वो लिखा है कि जो इंटरनल डिमांड है भारत के अंदर वो अब बढ़ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये है कि जो भी जूट की पैकेजिंग में ही हो, जो भी पैकेजिंग हो, इसे मैंडेटरी बनाया गया है। मतलब गवर्नमेंट का कोई भी पैकेज अगर आप बांधने के लिए आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो, पैक करने के लिए यूज़ करते हो, तो उस स्थिति में आप नेचुरल फाइबर जूट का यूज़ करना। और इसके अलावा डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जूट के, उन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब वी विल हैव टू मेक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और जो हमारे एक्सपोर्ट मार्केट है वो यूएसए है, कनाडा है, घाना है, सऊदी अरेबिया है, यूके है एंड ऑस्ट्रेलिया। और आगे भी इसकी उम्मीद है कि इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं आज वो क्या है, वो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, जिसे हम कह सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो सिंथेटिक होते हैं, दे आर नॉट नेचुरल। तो उस स्थिति में बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की मांग होती है, मटेरियल्स की मांग होती है जो नेचुरली खत्म हो जाएं या सॉइल में डाइजेस्ट हो जाएं। तो उसकी वजह से ये मार्केट फिर से ओपन हो रही है
और जूट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है और इसलिए इस इंडस्ट्री के आगे और तरक्की करने की उम्मीद है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।